हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा कल के पार्ट में कायरा जी का कमेंट आया है कि वांग जी को विंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। मियान मियान के साथ टाइम बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना चाहिए था। ऐसे कैसी दोस्ती होती है जो इतना टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करो, अपने हस्बैंड को भूल ही जाओ और उसके बाद वो उनसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे, दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। तो यार मुझे लगता है कि मैंने इन सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दिया है और मैं इस एफएफ को कहीं से कहीं तक रोने धोने वाला नहीं बनाना चाहती जिसमें कि लोग रोते रहें धोते रहें और एक सैड एफएफ मैं इसको नहीं बनाना चाहती। मैं इसको सिर्फ एक फ़नी सा एफएफ बनाना चाह रही थी जिसकी वजह से अगर वांग जी को ये रियलाइज़ हो कि उसने अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो वो कब कौन सा ऑप्शन मिल रहा है उसके हस्बैंड को कि वो नाराज़ होकर अपने मायके चले जाए। क्या वो बिना मतलब के अपने मायके चले जाएगा? और चलो गया तो गया, उसके बाद वांग जी जब वहाँ गया था उससे माफ़ी मांगने के लिए, अगर उस वक्त वो उसको चांस दे देता है माफ़ी मांगने का तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है ना, स्टोरी तो इतने आगे बढ़ने की ही नहीं। और चलो बाय एनी चांस वो इस वक्त भी नहीं माना, मैं मियान मियान और वांग जी की शादी की इस मैटर को बीच में नहीं लाती हूँ, तो विंग को कैसे रियलाइज़ होगा कि वो जेलस फील कर रहा है, उसको अपने प्यार के लिए अपनी शादी को बचाने के लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर मैं इन सब चीज़ों को नहीं डालती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं एक स्टोरी को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाते जा रही हूँ और मुझे सिंपलिसिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, न खुद की लाइफ में न ही अपनी स्टोरीज़ में। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो बीच बीच में मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं, मैंने बस इस चीज़ को एक फ़नी वे में लेके जाने की कोशिश की है, तो उनको किसी भी सीरियस एफएफ के साथ जोड़ने की कोशिश मत करें। सीरियस एफएफ जब आएंगे, जो मेरा सेकंड एफएफ है, ऑफ कोर्स उसमें आप लोगों को देखना उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा जहाँ पे विंग वांग जी दोनों को ही अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होंगी, अपनी बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स भी बहुत मिसमैच रहेंगे। लेकिन इस एफएफ में यहाँ पे एटलीस्ट आप इन सबको बस ऐसे देखिए कि ये सब कुछ एक फ़नी गेम चल रहा है। एफएफ आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड मत कीजिए, इनको ऐसा मत सोचिए कि आपके रियल लाइफ से उसको आप कनेक्ट करते जा रहे हैं। मुझे नहीं बोलना था इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी कायरा जी के मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं जो कि एक तो उनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं और ऊपर से मेरे एफएफ में हर बार कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ नापसंद हो ही जाता है और उसके बावजूद भी वो मेरे एफएफ देखती हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों देखती हैं। अगर नहीं पसंद आ रहे हैं तो साइड रखिए यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ। आपके ऐसे बिना मतलब के कमेंट्स मुझे डिमोटिवेट करते हैं और अगर आप मोटिवेशन नहीं दे सकते तो डिमोटिवेट भी मत कीजिए। साथ ही में आप सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं करती हैं, बहुत सारे अदर एफएफ राइटर्स हैं जिनके साथ आप ये करती हैं। आपको ऐसा कभी फील भी नहीं होता होगा कि आप कितनी गलत चीज़ हम लोगों के साथ करती हैं। आपको पता भी है कि आपने एक फिक्शन एडिक्शन नाम के एक चैनल पे अपना इतना लंबा चौड़ा कमेंट दिया था। उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या फिर यूँ कहो कि उनके कॉलेज में भी कोई बहुत कुछ चीज़ें होती हैं यार पर्सनल लाइफ में। अगर कोई गैप ले रहा है तो उसमें आप ऐसा कैसे कमेंट कर सकती है इतना लंबा चौड़ा? कम से कम बोलने से पहले सोच लिया कीजिए। और मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ कि इतना लंबा टाइम मैंने ले लिया है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बोल गई। और कायरा जी के इस कमेंट के ऊपर जो भी मैंने कमेंट किया है या मैंने रिप्लाई दिया है, अगर इस बात से किसी और को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं पहले किसी एक एफएफ में या किसी एफएफ के एक पार्ट में ये बोल चुकी थी कि मेरे साथ कोई भी उल्टे सीधी बातें ना करे। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो यू कैन लीव, बट यहाँ पे आके बिना मतलब के कमेंट ना करे जो कि मुझे नहीं लगता कि वैलिड है। अगर आपके कमेंट मुझे लगेगा कि वैलिड है, मुझे उन पे काम करने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर करूँगी। अगर मुझे लगता है कि उनमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बिना मतलब के कमेंट है तो प्लीज़ मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगी और ऐसे वे में दूंगी जो कि आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैं इतनी सहन शक्ति वाली नहीं हूँ यार कि किसी की भी बकवास को बिना मतलब ही सुनते जाऊँ। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जितनी भड़ास मुझे निकालनी थी मैं निकाल चुकी हूँ और अब अपने ऑल द ट्रबल्स इज़ ओनली बिकॉज ऑफ हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और जैन चेंग दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो जिन जिशन की हेल्प करेंगे, यानी कि यानली और
जो सिचेन की शादी होने वाली थी उसको तोड़ने के लिए। लेकिन इससे पहले ही विंग ने उसके सामने कंडीशन रख दी थी कि अगर जिस दिन उन लोगों की शादी टूटेगी उस दिन ही वो यानली को शादी के लिए प्रपोज नहीं करता है सबके सामने, तो वो उसको दोबारा मौका नहीं देंगे। लेकिन इसी के साथ विंग उसको एक और चीज़ बोलता है कि तुम्हें सिर्फ शादी के लिए प्रपोज करना है, शादी करनी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी सिस्टर की शादी हमारे सामने हो। और मुझे लगता है कि शायद उस दिन हम थोड़ा बिजी रहेंगे जिसकी वजह से हम शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहते हुए वो जैन चेंग की तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ देखता है और जैन चेंग भी सेम स्माइल उसको रिप्लाई में देता है। इन दोनों की स्माइल देखने के बाद जिनशन आसानी से समझ चुका था कि उन दोनों का प्लान क्या है, यानी कि वो अपने प्लानिंग को अच्छे से मतलब मुकाम तक पहुंचाने वाले हैं। वो ये सब कुछ समझ चुका था, तो वो उन दोनों को ही श्योरिटी देता है कि ठीक है, वो उस दिन उनके सिस्टर को सिर्फ प्रपोज करेगा, शादी नहीं करेगा। उन लोगों की प्लानिंग्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुकी थी और लगभग ये एक हफ्ता भी पूरा हो चुका था, यानी कि आज शादी का दिन भी आ चुका था। इस दिन बहुत सारा चहल पहल लैंड सेक्ट में देखने को मिल रही थी। सभी सेक्ट के लोग आ चुके थे, सभी लोग जितने भी आने वाले थे सब हर कोई वहाँ पे आ चुका था। हर एक तैयारियाँ हो चुकी थी, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बचा था जो कि तैयारियाँ अब करनी हो। और अगर बची कुछ कोई तैयारियाँ थी भी तो भी लैंड सेक्ट का पहला सन इन लॉ होने के नाते विंग ये सब कुछ चेक कर रहा था, क्योंकि आज उसका खुद का पति और उसका ब्रदर इन लॉ दोनों ही दूल्हे बने हुए थे, तो उन दोनों से तो काम होने से रहा। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर थी कि वो इस फैमिली का सन इन लॉ है, तो ऑफकोर्स सी बात है, और वो भी सबसे पहला, चाहे उसके बाद कोई भी आ जाए या यानली आए, म्यान आए, कोई भी आए, लेकिन जो ओहदा सबसे पहले विंग के पास है ना, वो हमेशा उसी का रहने वाला है। सबसे पहले इस फैमिली में वही आया है, तो ऑफकोर्स सी बात है, हर एक चीज़ में सबसे पहला अधिकार भी उसी का होगा और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होगी। चाहे उसके बाद रानी आए, महारानी आए या पटरानी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहले आ चुका है उसका ओहदा कुछ तो अलग होता ही है। विंग के ऊपर भी आज बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि राज परिवार में तो एक नॉर्मल सी बात थी कि वहाँ पे जो है ना, मतलब अपने हस्बैंड की शादियों में भी तुम्हें पूरी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और जहाँ पे ये एक रिवाज टाइप का बन जाता है कि 2-2 3-3 शादियाँ, तो वहाँ पे तो एक नॉर्मल सी बात होती है। और अपने सौतनों के साथ तुम्हें मिलजुल के रहना है, ये भी एक नॉर्मल सी बात थी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विंग ने भी बहुत ज़्यादा तैयारियां करके रखी थी, लेकिन वो तैयारियां कौन सी थी वो हम में से अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं जानता है। सभी मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। उनको उनके स्थानों पे बैठने के लिए भी मतलब एक एक सर्वेंट, हर किसी सेक्ट के जो लीडर्स आ रहे थे उनको लेके उनके जो स्थान थे ना, जगह थी, वहाँ पे उनको आराम से बैठाए जा रहे थे। साथ ही में उनको ड्रिंक वगैरह भी सर्व की जा रही थी, क्योंकि अभी मतलब शादी की जो समारोह था उसको होने में थोड़ा टाइम था, जिसके लिए उन लोगों को तब तक ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता था। उनको कुछ तो मतलब आओ भगत उनकी करनी थी, मेहमान नवाजी उनकी करनी थी, जिसके लिए सर्वेंट्स को अच्छे से मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि यहाँ पे अगर कोई आता है तो उनके अच्छे से खातिरदारी की जाए। इतनी चहल पहल आज लैंड सेक्ट में थी ना, कि जिसका मतलब मुकाबला शायद दुनिया के कोई भी अमीर से अमीर इंसान तक नहीं कर सकता था। क्योंकि एक तो शादी तो थी, साथ ही साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आज यूनिक भी होने वाली थी। दूल्हे दुल्हन दोनों ही अपने अपने रूम्स में तैयार हो रहे थे, या ये कहो कि उन्हें तैयार किया जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके माइंड में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। विंग ने बहुत ज़्यादा तैयारियां की थी इस समारोह के लिए ही नहीं, उनकी किडनैपिंग के लिए भी। उसने ये तो बहुत अच्छे से ध्यान दिया था कि उसने तो यहीं पे रहना है, लेकिन उसने ये भी अच्छे से ध्यान दिया था कि उसको अपना काम भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि
कुछ भी हो जाए, भले ही राज परिवार का ये नियम हो कि वहाँ 2-3 शादी हो सकती हैं, लेकिन वो खुद को कभी अलाउ नहीं करता है, ना ही अपने हस्बैंड को अलाउ करता है कि वो दूसरी शादी करे। और गुस्सा इतना है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता इस बारे में कि तुम दूसरी शादी मत करो, या फिर तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। वो बस ये चाहता है कि किसी भी तरीके से बस वांगजी की शादी टूटे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके चलते उसे बात करनी पड़े या ना करनी पड़े। जब उसका दिमाग चल रहा है तो उसको मुँह चलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वांगजी था जो बेचारा ये सोच सोच के परेशान था कि कब विंग ये सब कुछ बोलेगा कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती, तुम किसी और के नहीं हो सकते। शायद उसके ख्याली पुलाव कुछ ज़्यादा ही पक रहे थे। खैर उसके मतलब उसने जो ये प्लान बनाया था ना कि विंग आके कन्फ्रेस करेगा या फिर उसके सामने ये बोलेगा कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, उससे लड़ेगा झगड़ेगा। अगर ये सब कुछ नहीं भी होता है तो भी उनके पास भी एक बैकअप प्लान था, यानी कि वो लोग भी भागने वाले ही थे। अब देखना ये है कि वो लोग भागते हैं या उन्हें किडनैप किया जाता है। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी और सभी लोग अब लगभग वहाँ पे पहुँच भी चुके थे, बस इंतज़ार था सही मुहूर्त का। इधर दुल्हन जो थी वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी थी, यानी कि ब्राइड्स जो थी ना बहुत मज़ेदार तरीके से तैयार हो चुकी थी। लेकिन उधर दूल्हे बेचारे बस ताक में थे कि कैसे ही मतलब सभी लोग उनके रूम से बाहर निकले और वो लोग अपने अपनी तैयारियां शुरू कर दे यहाँ से भागने की, क्योंकि अब यहाँ से भागेंगे तो भैया ऐसे ही नहीं, कुछ ना कुछ प्लानिंग तो उन्होंने भी की होगी और उसे एग्जीक्यूट भी करना ही होगा। दूसरी तरफ विंग और जैन चंग की भी अलग खिचड़ी पक रही थी कि जैसे ही इन सबका ध्यान सिर्फ शादी के समारोह में चले जाएगा तो वो भी यहाँ से खिसक लेंगे। तीसरी तरफ जिन जिशन था जो बेचारा ये सोच रहा था मतलब वो आज कैसे अपनी यानली को प्रपोज करेगा, कैसे अपने सास ससुर के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा और कैसे वो अपने ही पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा शॉक्ड कर देगा, क्योंकि अभी तक उसने अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं बोला था। दूसरी तरफ म्यान भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसकी भी शादी कहीं और होनी चाहिए थी, बट हो कहीं और रही है। भले ही वांगजी उसका बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर भी इस गोल्ड प्रिंस से मतलब रोमांटिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा म्यान को लगता था। और यार फ्रेंड्स वाली फीलिंग अलग होती है और लवर वाली फीलिंग अलग होती है। उसके लिए तो वैन किंग ही उसकी लवर थी, तो ऑफकोर्स सी बात है वो उसी को चाहती थी, उसी को अपने ब्राइड के रूप में या फिर अपने ग्रूम के रूप में, जैसे भी वो चाहती थी वो बस उसी को चाहती थी। यानली की भी हालत कुछ ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं थी, वो बेचारी भी बस ये सोच रही थी कि क्या किस्मत लेके आई हूँ मैं, आखिरकार क्यों मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। लगभग सभी लोग गूंगे बने हुए थे, लेकिन उनके अंदर की जो आवाज़ें थी ना वो चीख चीख के बाहर आ रही थी। भले वो बात अलग है कि मुंह से बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उनको सुनाई ज़रूर दे रही थी कि उन्हें इस शादी से मना कर देना चाहिए। हर किसी के अंदर से बस एक ही आवाज़ आ रही थी कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, उनको इस शादी से मना कर देना चाहिए। तीसरी तरफ वैन किंग थी, जिसके अंदर का एल्फा जो था ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने तो अपनी तलवार पे इतनी धार चढ़ा के रखी थी ना कि मानो अगर आज उसके रास्ते में कोई आ भी गया ना तो शायद उसके तलवार की धार से उसका सर धड़ से अलग ही हो जाएगा। और उसने भी अपने माइंड में प्लानिंग बनाई थी कि जैसे ही मंडप में म्यान मतलब एंटर करेगी वैसे ही वो उसको अपने गिरफ्त में ले लेगी और वहाँ से लेके उसको भागने की पूरी कोशिश करेगी। भले ही वो बात अलग थी कि अभी तक उसने भी अपनी फैमिली में ये नहीं बोला था कि उसे म्यान पसंद है। यहाँ पे होने वाली शादियाँ आज कंप्लीट होंगी या नहीं मैं नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पे तो तैयारियाँ युद्ध की चल रही हैं और लगता है मंडप नहीं बैटल फील्ड तैयार किया गया है जिसमें योद्धा बहुत ज़्यादा हैं। अब देखते हैं कि कौन योद्धा जीतता है और कौन अपनी रानियों को लेके यहाँ से भागता है। अब तैयारियां सारी की सारी हो चुकी थी, समय भी हो चुका था शादी के समारोह को स्टार्ट करने का। मंडप सज चुका था, पेस्ट भी आ चुका था, सारे के सारे दर्शक भी आ चुके थे और साथ ही साथ अब आदेश भी दे दिया गया था कि दूल्हे और दुल्हन दोनों को ही यहाँ पे लेके आया जाए, यानी कि 4 के 4 लोग वहाँ पे आएंगे। दोनों की दोनों जोड़ियों को अब अपने वॉल्स वगैरह जो भी होनी है सब कुछ वहाँ पे कंप्लीट कराई जाएंगी। इस वेडिंग हॉल से 2 सर्वेंट बाहर जा चुके थे, यानी कि एक को जाना था लैंसी चैन और वांगजी की तरफ और दूसरे को जाना था म्यान और यानली की तरफ। दोनों ही अपने अपनी डायरेक्शन में निकल भी चुके थे। म्यान और यानली की साइड को जो सर्वेंट जाने वाली थी वो वहाँ पे पहुँच के उन्हें बताती है कि अब उनको वहाँ पे आ जाना चाहिए, यानी कि
जो राज दरबार से आदेश आने थे वो आ चुके हैं और आप अपने अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पे आ सकती हैं। सभी इस आदेश को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे। साथ ही में अब थोड़ा बहुत सैडनेस भी उनके फेस पे दिखने लगी थी, क्योंकि आज उनकी बेटियां पराई होने जा रही थी। लैंस एक्ट के क्लैन लीडर जिन और मैडम जिन दोनों ने ही म्यान म्यान के हाथ को पकड़ा और उसे मंडप की तरफ ले जाना शुरू किया। दूसरी तरफ यान ली को भी मैडम जियो और चेन फेंगम्यान दोनों ने ही उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे भी मंडप की तरफ ले जाना शुरू किया। वेडिंग हॉल में जिन जिशन की हवा टाइट थी, उसे बहुत ज़्यादा नर्वसमेंट फील हो रहा था, क्योंकि आज उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा काम करना था। दूसरी तरफ वैन किंग थी, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और पूरी तैयारियों में थी, और उसे लग ही रहा था कि आज तो वो ये काम करके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शादियों में वैसे तो नॉर्मली दूल्हे को ही पहले आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक टाइम पे ही आदेश भिजवाया गया था, तो ऑफ कोर्स सी बात है दोनों को ही टाइम पे, मतलब एक ही टाइम पे लगभग आदेश मिला होगा, तो वो लोग शायद हो सकते हैं कुछ आगे पीछे हो जाए, इसलिए दुल्हन तो वहाँ पे पहले आ चुके थे, लेकिन दूल्हों का अभी तक कोई पता नहीं था। और जो दुल्हनें थी वो अपने अपने पेरेंट्स के साथ मंडप तक पहुँच चुकी थी, यानी कि उस जगह पे पहुँच चुकी थी जहाँ पे शादी होने वाली थी। इस बात को देखने के बाद पीस्ट को थोड़ा अजीब सा लगा, यार ये कैसी शादी है जहाँ पे दूल्हों को पहले यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे है ही नहीं। दुल्हनें यहाँ पे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी आते ही होंगे, वो बेचारा सोच रहा था। लेकिन तभी एक सर्वेंट आता है, वो बेचारा आता तो बड़े जोश के साथ है, बड़े दौड़ते दौड़ते आता है, लेकिन जैसे ही बारी आती है बोलने की तो उसकी भी हवा टाइट हो चुकी थी, क्योंकि सामने उसने जिस इंसान को सबसे पहले देखा था वो था लैन चिरेन। और लैन चिरेन को देखने के बाद तो भैया कोई भी इंसान नॉर्मल कंडीशन में रह ही नहीं सकता है, और जो बात उसने अपने मुंह से बाहर निकालनी थी उसको भी वो कैसे मुंह से बाहर निकाले, वो बेचारा बस सोचे जा रहा था। लेकिन उसकी नज़र फिर घूमी, वो महाराज की तरफ गई, और महाराज को देखने के बाद वो बेचारा थोड़ा सा शांत हुआ, क्योंकि महाराज कभी उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, इसलिए वो बेचारा जैसे ही वहाँ पे पहुँचा दौड़ते हुए, तो सभी लोगों के मुँह मतलब मन में एक सकपकाहट से आ चुकी थी कि आखिरकार ये इतना दौड़ते हुए यहाँ पे क्या कर रहा है, और इतनी इसके फेस के एक्सप्रेशंस भी कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्या कोई टेंशन वाली बात है। तो सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे, और वो बेचारा एक सिर्फ लैन चिरेन की तरफ और एक महाराज की तरफ देख रहा था। लैन चिरेन और महाराज दोनों को ही उस सर्वेंट का इतनी तेज़ी के साथ दौड़ के उस वेडिंग हॉल में आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं वो दोनों भी भाप चुके थे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इतने दौड़ते हुए आया है। और महाराज कहीं ना कहीं ये भी समझ चुके थे कि लैन चिरेन की वजह से वो बेचारा डर चुका है और वो बोल नहीं पा रहा है। तो महाराज उस सर्वेंट से बोलते हैं कि तुम अचानक से इतनी तेज़ी से यहाँ पे दौड़ के क्यों आए हो, और तुम्हारे चेहरे को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात है, और या फिर ये कहो कि कोई चिंता की बात है। तो वो सर्वेंट बेचारा अपने नीज पे आ जाता है, अपने हेड को डाउन करता है और बोलता है, हाँ महाराज, टेंशन वाली बात तो है, प्रॉब्लम वाली बात तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। तो इस पे चिरेन आंसर करते हुए बोलता है, अपने मुंह से बताओ, और कैसे बताओगे, इस बात पे इतना सोचने वाली कौन सी बात है। तो ऐसा वो जैसे ही बोलते हुए मतलब उस सर्वेंट की तरफ देखता है, तो सर्वेंट बेचारा धीरे से अपने मतलब सर को ऊपर की तरफ करता है। अभी तक उसने अपने हाथों को मतलब इस पोजीशन में रखा था कि वो मानो अपने से एल्डर्स यानी कि महाराज लैन सिचेन दोनों को ही बहुत पोलाइटली ग्रीट कर रहा हो, और उनसे माफ़ी भी मांगना चाहता हो कि वो आगे जो कहने वाला है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, इसके लिए वो पहले ही माफ़ी मांगना चाहता है। महाराज को अब धीरे धीरे बहुत अजीब सा फील होने लगता है। वो बोलता है, बात कोई भी हो तुम आराम से बोलो और पूरी बात बोलो। तो तभी वो सर्वेंट बोलता है, मैं उस रूम में गया था जिस रूम में छोटे बड़े दोनों मास्टर लाइन तैयार हो रहे थे आज के शादी के समारोह के लिए, लेकिन वो बेचारा फिर से रुक जाता है। उसके रुकने की वजह से कहीं ना कहीं लैन सिचेन, लैन चिरेन, महारानी और बाकी सभी लोगों की धड़कनें भी रुक रही थी, और वो लगभग सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना चाहते थे कि जो भी है जल्दी बोलो, हम लोगों को डराओ मत। तो महाराज फिर से बोलते हैं, लेकिन क्या डरो मत,
प्लीज़ बोलो क्या हुआ है। तो वो सर्वेंट बेचारा पूरी हिम्मत करता है और फिर बोल ही देता है, लेकिन बड़े और छोटे मास्टर लान वहाँ पे नहीं हैं और उन लोगों के कपड़े भी वहीं पे हैं। जैसे ही सभी लोग ये सुनते हैं कि वहाँ पे लान वांगजी और लैन सिचेन उस रूम में नहीं हैं और उन लोगों के कपड़े भी वहाँ पे हैं, तो वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सभी लगभग एक ही साथ बोलते हैं, क्या? तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि वो दोनों किडनैप हुए हैं या फिर वो दोनों वहाँ से भागे हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और स्टार्टिंग में जो मैंने बकवास की थी उसके लिए मैं दोबारा से माफ़ी मांगती हूँ और अगर बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।